आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टीप्रगमार ने आज कहा कि पिछली बीआरएस सरकार के दौरान 8.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया गया था और उन्होंने इस बात को कम करके दिखाने के लिए पार्टी की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ गोएबेल जैसा प्रचार चला रही है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीआरएस सरकार ने कई तरह के कर्ज लिए, इनमें FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमों के तहत लिए गए लोन, कॉरपोरेशन के नाम पर लिए गए लोन, कर्मचारियों के बकाया और डिस्कॉम के बकाया शामिल है। कुल मिलाकर आपने 8,21,651 करोड़ रुपए का कर्ज और बकाया खड़ा किया है। क्या यह सच नहीं है? बीआरएस नेता लावूर श्रीधर ने कहा कि तेलंगाना के जनता के सामने कांग्रेस सरकार का दोहरा रवैया सामने आ गया है। मंत्री ने खुलेआम बीआरएस पार्टी को गुरुकुल खरीद और राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए चुनौती दी थी। जब बीआरएस पार्टी ने चुनौती स्वीकार की तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव और विधानसभा में उपनेता हरीश राव बहस के लिए आगे आए। उन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हमें तेलंगाना भवन में ही रोक दिया, हमें बाहर नहीं निकालने दिया। हम पहले दिन से ही साफ साफ कह रहे हैं कि गुरुकुल टेंडरों में घोटाले हो रहे हैं। वे दिल्ली, मुंबई के लोगों को टेंडर दे रहे हैं। वही आगे कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस सरकार की विफलता और उनका दोहरा रवैया साफ दिखता है। तेलंगाना की जनता जवाब चाहती है। तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस और बीआरएस पार्टी ने हैदराबाद की सड़कों पर असल में WWE जैसा खेल खेला। एक मंत्री ने विपक्षी पार्टी को चुनौती दी और विपक्षी पार्टी ने मुद्दे से ध्यान भटका दिया, जबकि असली मुद्दा तेलंगाना सरकार की जवाबदेही का था। यह बहस हैदराबाद की सड़कों पर हो रही थी, लेकिन आखिर में मेरा यही मानना है कि यह पूरा ड्रामा कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर सिर्फ मीडिया कवरेज पाने के लिए किया था। तेलंगाना विधानसभा या किसी सही मंच पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने हंगामा किया और मीडिया कवरेज पाने के लिए हैदराबाद की सड़कों पर ऐसा माहौल बनाया। तेलंगाना के मंत्री जुप्पल्ली कृष्ण राव ने बीआरएस नेताओं को पिछली बीआरएस सरकार के कर्जे पर खुली बहस की चुनौती दी है। बीआरएस नेता प्रशांत रेड्डी ने कहा, जुप्पल्ली कृष्ण राव ने पहले ही कहा था कि वे चर्चा करने के लिए बीआरएस पार्टी ऑफिस आएंगे। कल KTR और हरीश राव दोनों 2-3 घंटे तक यहाँ इंतजार किए, लेकिन वे नहीं आए। बाद में उन्होंने कहा कि वे गन पार्क आएंगे। हरीश राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पहले उन्होंने तेलंगाना भवन कहा, फिर गन पार्क और अब आज वे प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR में गड़बड़ी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि मैं भारत चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए तुरंत एक जिम्मेदार सीनियर अधिकारी को तैनात करें। वे चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। वे मौजूदा सरकार के कहने पर अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगेंगे। हमारे प्रतिनिधि आज राज्य चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। हमारे नेता उनसे मिलेंगे और दस्तावेजी सबूत पेश करेंगे कि कैसे यह सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। हम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और इस सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सभी दस्तावेजी सबूत सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि आज मैंने भारत के चुनाव आयोग को 2 पत्र लिखे। कर्नाटक में 1 महीने से SIR चल रहा है, फिर भी राज्य चुनाव आयोग साथ ही साथ बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने BBMP चुनावों के लिए अलग SIR भी करवा रहा है। 2 SIR क्यों करवाए जा रहे हैं? महादेवपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग SIR प्रक्रिया चल रही है। यह कानून के खिलाफ है। 2 पत्र लिखी हूँ केंद्र चुनाव आयोग को। ये पत्र का उद्देश्य है, एक SIR के साथ साथ अभी 30 तारीख के बाद 1 महीने तक कर्नाटक में SIR जारी है, SIR चल रहा है। उसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग GBA का चुनाव के लिए अलग से एक SIR बना रहे हैं। क्यों ये 2 SIR क्यों? महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग से 2 तरीके का SIR चल रहा है। ये कानून का खिलाफ है। नंबर 1 मैं पत्र लिखी हूँ। दूसरा है, अभी 30 तारीख के बाद 4 दिन में कर्नाटक राज्य में अलग अलग जगह से हमको पत्र आ रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं। ये सरकार ये SIR को
गलत कर रहे हैं, कानून बाहर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एनुमरेशन फॉर्म घर घर को जाना चाहिए बीएलए के साथ। कर्नाटका में घर घर नहीं जा रहे, केवल मस्जिद में बैठ के, मस्जिद में बैठ रहे, शादी महल में बैठ रहे, चौल्ट्री में बैठ रहे, एक कॉमन प्लेस में बैठ के 300 लोगों को, 400 लोगों को, 500 लोगों को उधर ही बुला के, केवल अल्पसंख्यक लोगों को उधर बुला के उधर ही एनुमरेशन फॉर्म दे रहे, उधर ही उसको कुछ बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे के कौन कौन बांग्लादेशी से आए उसको ये एसआर में मतदार ये तो लिस्ट में वो डाल रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं पर बीजेपी विधायक महेश तिंगाई ने कहा कि कांग्रेस ने हर महीने 2000 रुपए और हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। 3 साल बीते और नया मुख्यमंत्री आने के बाद भी इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, ये सब पूरा गलत है। जब 2023 में इलेक्शन चल रहा था, कर्नाटक असेंबली इलेक्शन, तभी कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया एज वेल एज डीके शिवकुमार एक मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे थे, एक पार्टी प्रेसिडेंट के नाते काम कर रहे थे। तभी ये लोग क्या बताए थे, जो भी महिला है कर्नाटक में, जितने भी महिला है, वो महिला को हर महीने 2000 रुपये हम देते हैं करके इन्होंने स्पष्टीकरण तो दे दिया था। उसके साथ साथ जो करंट के बारे में भी उन्होंने बताया था, हर घर को हम 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का बोलने का और एक, सुनने का और एक, बोलने का और सोचने का और ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी 3 साल होने के बाद अभी नया मुख्यमंत्री बन गया। जब गृहलक्ष्मी में 5000 करोड़ का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बारे में मुख्यमंत्री कुछ भी कहने के लिए रेडी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री तो करता हूँ, देखता हूँ करके बोल के वो तो सत्ता से निकल गया। आज तक 1 करोड़ 24 लाख महिला को 5000 करोड़ रुपए 2025 का फरवरी मार्च का पैसा नहीं दिया है। जनवरी 2025 का अन्नभाग्य का स्कीम का 627 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख लोगों को भी वो भी क्लियर नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है अभी CAG रिपोर्ट आ गया, CAG रिपोर्ट में तो इतना बड़ा घोटाला बाहर आ रहा है इस गृहलक्ष्मी के बारे में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपका कार्रवाई क्या है वो तो क्लियर कर दीजिए। जो लोग इसमें घोटाले में आपका पूर्व मुख्यमंत्री हो या ऑफिसर्स हो, किसके ऊपर भी इसके कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। आप इसको सब रफा दफा करके एक नया मॉडल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा गलत है। भारतीय जनता पार्टी वी अपोज 100% वेरी क्रिस्टल कर हम अपोज करेंगे, क्योंकि इतना जो घोटाला है उसको पूरा क्लियर वॉश करने के लिए निर्मा डाल के वो धोने के लिए काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए पहला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर आंध्र प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष सैयद बादशाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों का मुद्दा उठाया है। उनके विचारों के बारे में अगर भारत और पाकिस्तान बैठकर बातचीत करे तो पूरी समस्या का समाधान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला जी भारत पाक के बारे में और एक बार हिस्ट्री में लेके आए। किस लिए बोले तो उमर अब्दुल्ला के बात में क्या समझ पाता है, तो उमर अब्दुल्ला जी भारत पाक बैठ को बात करे तो पूरे समस्या का परिष्कार होगा बोल रहे हैं। और दूसरा इसमें RSS भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी बात करने के बाद तैयार है को बोल रहे हैं। RSS करने का एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, उसे इससे मतलब क्या भी नहीं। भारत देश स्वतंत्र आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके पाकिस्तान को जाको हमारा फ्रेंडशिप कंटिन्यू करो को बोल को ऑलरेडी बोले। उस टाइम में भी आप एक्सेप्ट नहीं करें। उसके बाद हमें कभी भी हमें हिंसा नहीं पूछते, हमें अहिंसा से जाना का सोच रहे। गांधी जी का सिद्धांत है अहिंसा को बोल के। आप कभी हिंसा मारचीत और युद्ध करने का आप ये कर रहे हैं, लेकिन भारत देश हमारा हिंदू देश कभी युद्ध करना को नहीं सोचता। आप युद्ध करें तो हमें भी महायुद्ध करेंगे। आप एक पत्थर डालते हमें 10 पत्थर डालेंगे, आप एक बम डालते हमें 10 बम डालेंगे। ऐसा एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंधु। आप भारत देश से फ्रेंडशिप करने का इरादा है तो मिलको हना एक भाई बहन और भाई बहन आने का इरादा है तो हमें रेडी से छे, हमें कभी भी रेडी से छे। नया से क्या डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। आप
राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे पाकिस्तानी एजेंट जैसी भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह की साजिशें रची जाती हैं वे बिल्कुल वैसी ही भाषा बोल रहे हैं। हिंदू समाज को यह सोचना चाहिए कि उन्हें कितनी अहमियत दी जानी चाहिए। देखिए, उद्धव ठाकरे एक पाकिस्तान एजेंट की भाषा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, बिन लादेन और उद्धव ठाकरे की भाषा में कुछ फर्क नहीं है। इसी तरीके का षड्यंत्र वो हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान वाले कर रखते, वही उद्धव ठाकरे अभी कर रहा है। इसलिए इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। साकिनाका इलाके में मैनहोल में गिरने से जान गंवाने वाले असलम इसाक शेख की पत्नी ने कहा कि कहीं भी मैनहोल खुले न छोड़े। अगर कोई मैनहोल खुला है तो यह बीएमसी की गलती है। आम लोगों का भी ध्यान रखें, कुछ ऐसा करे कि कोई भी मैनहोल में न गिरे। खुले मैनहोल की वजह से लोगों की जान जा रही है। कहीं भी खड्डा खुला मत रखो। खड्डा अगर है बीएमसी वालों की गलती है तो आम जनता भी रहती है, उनको भी ध्यान दो कि वो खड्डे पे कुछ तो प्रोटेक्शन लगाओ, कुछ तो करो। एटलीस्ट बड़ी गाड़ी लगा दो, तुम्हारी गाड़ी खड़े रहेंगी, कोई नहीं गिरेगा। कुछ तो लगा दो कि कोई खड्डे में ना गिरे। कुछ तो करो कि ये खड्डे इंसान की जान ले रहे ना। खड्डे खुले मत रखो। बस खड्डा की वजह से जान चले गई। हम ही इसको उसको गलती दे, लेकिन हम यही बोल रहे कि और किसी का कुछ ना हो, ये बस इतना ही बोल रहे। उन लोगों को काम करना रहता, बारिश आने के पहले काम करके बैरिकेड्स लगा के लादी जाके वहाँ लगाओ, बस यही बोलूँगी मैं, और कुछ नहीं। मेरे को यही बोलना है कि उन लोगों को बारिश आने के पहले गटर साफ करने का काम करो, ताकि बारिश में वो लोग, बारिश आती है खड्डा खोल के भाग जाते और ये घटना हो जाती है ना। बारिश के पहले ये खड्डे खुले मत रखो। ये सब पे बीएमसी वाले स्पेशल इंसान रखो। जा खड्डे खोलने वाले हैं, वो खड्डे को बंद किए कि नहीं वो भी देखो। अगर ढीले भी रख दिए ढक्कन तो भी कोई गिर सकता है, वो ढक्कन पे भी ध्यान दो। बस मेरा गया इंसान किसी और का ना जाए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।